गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। 3 वीडियो में इस चैप्टर के ऊपर डाल चुका हूँ पहले ही, जिसके अंदर अपन ने बेसिक कवर किया इस चैप्टर का। अगर बेसिक आपको आएगा तो इस चैप्टर को समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो अब अपन इसी का चौथा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब इस चैप्टर का जो हार्ट है ना, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्या है, हार्ट है। तो बात करते हैं अपन बायोट सावर्ट लॉ। बहुत ही अच्छा टॉपिक, शानदार एकदम। तो देखो, ये जो बायोट है और सावर्ट है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है ना। फ्रांस के रहने वाले हैं ना, फ्रेंच साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट बोल सकते हैं इसको, बायोट और सावर्ट दोनों, है ना। इन्होंने एक बहुत ही शानदार थ्योरी दी। इस थ्योरी के बारे में अगर अपन बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जो कूलॉम्स लॉ है, सर आप पढ़ा तो बायोट सावर्ट लॉ और बात करें कूलॉम्स लॉ की। जैसे ये कूलॉम्स लॉ है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या है, हार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हार्ट है। अगर आपको कूलॉम्स लॉ नहीं आता तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे ही ये बायोट सावर्ट लॉ है, वो मैग्नेटोस्टैटिक्स, कौन, मैग्नेटोस्टैटिक्स का हार्ट है। मतलब आपको अगर मैग्नेटिज्म पढ़नी है या मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़नी है तो आपको बायोट सावर्ट लॉ आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कूलॉम्स लॉ। इसका एग्जांपल मैंने इसलिए लिया आपके लिए, क्योंकि आपने कूलॉम्स लॉ के बारे में खूब पढ़ा होगा कि Q1 Q2 अपॉन R², है ना। तो देखते हैं, आगे बात करते हैं अपन कैसे कैसे इस लॉ के बारे में देखा गया, क्या क्या इसके अजम्पशन थे, क्या क्या चीजें थी, वो एक एक करके अपन पढ़ते जाते हैं। देखो, ये लॉ है, ये अपने को क्या बताता है कि अगर आपके पास एक कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब आपने आज तक पढ़ा होगा, आप जब भी 11th क्लास में, 12th क्लास में जब भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि अगर कोई भी चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा या करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है ना। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, है ना, कि इसके पास में एक नीडल रखी गई थी और नीडल में देखा गया कि जैसे ये करंट इसके पास होता है यहाँ से, तो इस नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नीडल ये मैग्नेटिक है, तो अगर इसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ होगा। तो मैं इस मैग्नेटिक, अब मैंने क्या किया, इस नीडल या इस मैग्नेट को तो एक बार हटा देता हूँ, एक कोई पॉइंट P ले लेता हूँ। ये लो सर, मैंने पॉइंट P ले लिया, मैंने कोई पॉइंट P लिया और देखा कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B की वैल्यू क्या है ना। चलो इसमें इसको मैं लिख लेता हूँ dB, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इस dB की वैल्यू क्या है, किस पे, इस पॉइंट P पे, किसकी वजह से, इस करंट I की वजह से इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितनी प्रोड्यूस हुई या मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू में निकालना चाहता हूँ, है ना। तो बेसिकली जो बायोट सावर्ट लॉ है वो अपने को क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि इस करंट कैरिंग वायर पे जो आई करंट फ्लो हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, है ना, और उसके क्या क्या प्रॉपर्टी थी, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, उसका डायरेक्शन क्या थी, ये सारी चीजें अपने को कौन बताता है, ये बायोट सावर्ट लॉ बताता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, मैंने इस पॉइंट P से एक ये लाइन बना दी इस वायर तक, और ये जो वायर था, इस आई को उठा के थोड़ा सा अगर यहाँ पीछे कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने एक इस एलिमेंट का एक एलिमेंट ले लिया डी। सर ये एलिमेंट क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा मैंने आपको इतनी सारी थ्योरम बताई है पहले, है ना। क्योंकि पहले मैं इस एलिमेंट को लूंगा, एलिमेंट के लिए अगर मुझे पूरी वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या कर दूंगा, उसका इंटीग्रेट कर दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, dB लिया है ना। तो जब भी अगर इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी तो मैं कंप्लीट उसकी वैल्यू ले लूंगा। तो सर बोलोगे कि सर अगर ये इसका एक पार्ट दिया है तो अगर कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी, तो भैया कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी, L होगी। मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो
ये जो वैल्यू है वो कितनी है, एल है। ठीक है सर, मान लिया। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस डीएल से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी। ठीक है सर, ठीक है। इस वायर में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर की अगर यहाँ से ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से बेस्ट रहेगा, है ना। यहाँ तक लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। ये जो मैंने क्या लिया था, डीएल लिया था, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली, डी ले ली। ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो वायर के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा। मैं दोबारा बता दूं आपको एक बार, इस वायर के अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं इस डीएल लेंथ ले रहा हूं तो कंप्लीट लेंथ कितनी, एल। ये पॉइंट पी है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। और ये जो डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, देख रहा था वीडियो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता जाऊँ और वीडियो रिकॉर्ड ही ना हो, है ना। तो अब देखो बायोट सावर्ट ने क्या बोला, बहुत अच्छी सी बात बोली कि जो ये आपका डीबी है, कौन भैया, ये डीबी है। इन्होंने 3-4 लॉ बताए। ये जो डीबी है वो करंट आई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जी बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल मंजूर है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो उस वायर के अंदर करंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बाद में बोला गया कि जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल के। ठीक है जी, ये भी हमें मंजूर है। बाद में बोला गया कि डीबी है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के। जी ठीक है, पूछा गया ये साइन थीटा है क्या, है ना। तो बोला गया कि इस वायर और इस पॉइंट पी को जोड़ने वाला जो ये है, ये जो आपकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये क्या है, आर है ना। तो इस दोनों आर और जो डीएल वेक्टर बोल सकते हो। कई जगह आपको कई बुक में ऐसा मिलेगा कि इस आई डीएल को एक साथ ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में जो सॉल्यूशन आना है, जो रिजल्ट आना है वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर मैं आइडियल कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आइडियल वाली जो लाइन है और आर के बीच में क्या है, एंगल है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोर्थ जो पूछा गया कि जो डीबी है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सी लेंथ, ये वाली पॉइंट पी, और ये करंट कैरिंग जो वायर है, कंडक्टर है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, आर है ना, उसकी स्क्वायर की। तो बोला गया कि ये सारे लोग इसने दिए बायोट सावर्ट लॉ ने, है ना। तो बायोट सावर्ट ने इन सब के बारे में बताया। अगर इन सबको कंबाइन किया जाए, ठीक है सर, सबको कंबाइन कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास आता है, इक्वल नहीं कर सकता, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास रिलेशन आ जाता है ये dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ, मेरे पास एक कांस्टेंट आता है k डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो अलग अलग बुक में जाओगे आपको अलग अलग मिलेगा, कई जगह आपको db दिया होगा, db से मैं क्या शो कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और कई जगह आपको dh मिलेगा। ये सब कुछ चीजें dh के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो dh क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। dh अपन किससे नोट करते हैं, इंटेंसिटी से, है ना। तो पूछा गया सर ये k क्या है, तो बोला ये जो k है ये जो आपका कांस्टेंट है, इसको अपन लिखते हैं म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4। ठीक है, तो सर ये म्यू आर और ये म्यू नोट क्या है, आपको पता होगा। म्यू नोट क्या रहती है, परमेबिलिटी रहती है फ्री स्पेस की, और म्यू आर क्या रहती है, रिलेटिव परमेबिलिटी रहती है, और 4 पाई आपका कांस्टेंट है ही। तो क्या चीज में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, बायोट सावर्ट लॉ है। अगर बेसिक देखा जाए, बेसिक की आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रहना काफी जरूरी है। और बहुत जगह, एक जगह आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आई भी आएगा, आई बच गया, कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि डीबी है, तो जैसे ही आप डीबी रहेगा तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो, है ना। तो यहाँ पे आप क्यू इसकी वैल्यू पुट करते हो k की, है ना। तो k की वैल्यू कई जगह आपको ये मिलेगी, ये वैल्यू आप जैसे ही पुट करते हो तो आपके पास एक अलग रिलेशन भी आ जाएगा, है ना। तो ये आपका बायोट सावर्ट लॉ है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए।